गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, लाजवाब होंगे। चलिए भैया क्लास स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट करें। चलिए भैया चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। यहाँ पर दिया गया है निम्न पशु समूह में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुहर पर अंकित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है और बहुत ही लाजवाब है। पिछली बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया था। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर बनेगा 1 नंबर में क्या हो जाएगा। चलिए भाई जवाब देखिए आपका आने शुरू हो गए हैं और आपका जो आंसर आ गया है ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा कि जो मोहनजोदड़ो की है ना पद्मासनिक मुद्रा में विराजमान एक योगी जी मिले थे और उन योगी जी के चारों ओर दोस्तों याद रखिए क्या थे। याद रखिएगा ब्याग, गैंडा, भैंसा और हाथी। यहाँ पर जो आंसर डी वाला आया है बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा ठीक है, ऑप्शन डी बनेगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा है वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की शरीर धातु के दावेदारों के नाम का वर्णन मिलता है। देखिए क्वेश्चन का क्या है, थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन का लैंग्वेज कठिन है लेकिन आपको आंसर बहुत सरल मिलेगा। कह रहा है वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की शरीर धातु के दावेदारों के नाम का वर्णन है। अर्थात यहां पर यह कह रहा है कि जो ऑप्शन दिया गया है नंबर है महापरिनिर्वाण सूत्र। दोस्तों याद रखिए महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी उसे महापरिनिर्वाण सूत्र कहा जाता है और इनके शरीर धातु के बारे में वर्णन मिलता है। दोस्तों बुद्ध की अगर बात करते हैं तो बुद्ध से दोस्तों एक क्वेश्चन जरूर आएगा। सबसे पहली बात आती है बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो आप कहेंगे सर 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ठीक है ना। दूसरी बात कहां हुआ था, तो कपिल वस्तु के निकट क्या पड़ता है, लुम्बिनी में हुआ था। 35 वर्ष की अवस्था में इनको क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है ना। इन्होंने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था, सारनाथ में दिया था जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो यहां से क्वेश्चन में एक क्वेश्चन बन ही जाता है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर दिया गया है चोल सम्राटों के अधीन कुर्रम क्या था। यहां पर दिया गया है चोल सम्राटों के अधीन कुर्रम क्या था। यहां पर 3 को ऑप्शन देना है। तो देखिए 3 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन दोस्तों याद रखिएगा कुछ ग्रामों का समूह। याद रखिए जो कुर्रम है, कुर्रम ये कुछ गांवों का क्या होता था, समूह होता था। तो यहां पर आंसर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दिया गया सबसे पहले 4 आश्रमों का वर्णन आया था वह उपनिषद इनमें से कौन सा है। ऐसा उपनिषद का नाम बताना है, ऐसे उपनिषद का नाम बताना है जिसमें 4 आश्रम का वर्णन मिलता है। यहां पर 4 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए 4 का ऑप्शन देखिए आपका आ गया है, जो कि ऑप्शन बनेगा कौन सा, डी नंबर, बी नंबर, कौन सा दोस्तों याद रखिए डी बनेगा। यहां पर हो जाएगा जवालोपनिषद। क्या है, याद रखिएगा कि जवालोपनिषद इसका जो ऑप्शन है यहां पर आपका डी नंबर बनेगा। अब आपके दिमाग में एक बात याद आ रही होगी कि भैया ये छंदोपनिषद क्या है। यहां पर बिल्कुल सही कुछ लोगों ने जवाब दिया है, वो भी आपको क्लियर करते हैं। ये जो आपका है क्या, ये छंदोग्य क्या है। तो याद रखिएगा कि छंदोग्य में क्या है, 3 आश्रम। याद रखिए सर्वप्रथम 3 आश्रम के बारे में, कितने, 3 आश्रम के बारे में जो वर्णन मिलता है वो किसमें मिलता है, तो वो मिलता है छंदोग्य में। लेकिन 4 आश्रमों का वर्णन जो मिलता है वो आपके जवालोपनिषद में मिलता है। तो इसको ऑप्शन डी हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर था, है ना, एग्जाम में थोड़े ही पॉइंट में घुमा देता है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे दिल्ली सल्तनत का प्रथम मुस्लिम शासक निम्नलिखित में से कौन था। चलिए जवाब देना है। कह रहा आपसे दिल्ली सल्तनत का प्रथम मुस्लिम शासक इनमें से कौन था। 5 का ऑप्शन देना है। देखिए 5 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए जवाब बहुत अच्छी तरीके से आ गए हैं। ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका ए नंबर, क्या बनेगा, ए नंबर कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर हम आपसे बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने, तो भारत में की स्टार्टिंग इसी से हुई थी 1206 में। कब, 1206 से 1210 तक इसका समय रहा था। अब यहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, लाहौर में मृत्यु किसकी हुई थी, चौगान खेलते या पोलो खेलते या घोड़े से गिरकर मृत्यु किसकी हुई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। याद रखिएगा कि कुतुब मीनार की जो नींव रखी थी वो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखी थी। याद रखिएगा पूरे क्वेश्चन को आपको हर एक पॉइंट को समझते हुए चलना है। एक मॉडल पेपर से इतने ज्ञान मिल जाए कि आप दूसरा मॉडल पेपर लगाएं तो कुछ क्वेश्चन कॉमन मिलने लगे। देखो दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन दिया गया है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। पहली बार जुड़े हैं तो जय हिंद लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक का बटन लगातार दबाते रहिएगा, ठीक है। मोटिवेट करते रहिए और आपको इतनी क्लासें देंगे आपका मन खुश हो जाएगा कि हाँ इतनी क्लासें हमको फ्री मिल रही हैं। चलिए दोस्तों यहां पर देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना समय भारत का वायसराय, और आपका 6 नंबर का ऑप्शन सी बनेगा। याद रखिए लॉर्ड डफरिन। डफरिन का नाम आपने सुना होगा। यहां पर जो आंसर आपका है उससे हो जाएगा लॉर्ड डफरिन, इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है। चलिए जवाब देना है।
जय हिंद, जय हिंद, वेलकम, जय हिंद। देखो भैया, ग्रैंड ओल्ड मैन से क्वेश्चन हर बार पूछा गया है, 2021 में पूछा गया था। ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी गई है? तो ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर जिसका आ गया है बिल्कुल राइट बनेगा, दादा भाई नौरोजी, है ना। दादा भाई नौरोजी को एक शब्द और बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वयोवृद्ध नेता। क्या बोलते हैं? वयोवृद्ध नेता की संज्ञा भी इन्हें ही दी गई है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर दिया गया है, कह रहा आपसे कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया पत्रों का प्रकाशन किया गया था। कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया पत्रों का प्रकाशन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो ये ऑप्शन बनेगा आपका एनी बेसेंट। ऑप्शन बनेगा ए नंबर, एनी बेसेंट के द्वारा है। और ये कब किया गया था? तो आपके 1914 में किया गया था। तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। क्लियर है? अच्छा, एक पॉइंट और पूछा जाता है, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? होम रूल लीग की स्थापना, तो आप कहेंगे एनी बेसेंट आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया था। तो चलिए, यहां से क्वेश्चन बनना ही बनना है, बिल्कुल है, छपा हुआ पेपर में मिलेगा ये क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, यहां पर 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 9 का ऑप्शन ये हो जाएगा साबरमती से। याद रखिएगा कि महात्मा गांधी कब, डेट याद रखिए, 12 मार्च। नोट्स बनाते रहिए, एक कॉपी में नोट्स बनाते रहिए, जो पॉइंट आपको बताए जाए। 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से कितने लोगों के साथ? 78 सहयोगियों के साथ दांडी मार्च शुरू किया था। और दांडी पहुंचकर कब? 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून भंग किया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। तो ये 2-3 क्वेश्चन यहां से बनते ही बनते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो ऑप्शन क्या बनेगा? तो ऑप्शन बनेगा आपका यहां पर सी नंबर है, WC बनर्जी। क्या? WC बनर्जी। अगर पूछे कि इन्होंने स्थापना कब किया था, तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे सर इन्होंने स्थापना किया था आपके 1885। कब किया था? 1885 में। ठीक है, और इसके प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी रहे थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, और स्थापना जो किया था वो आपके थे A.O. ह्यूम, है ना। यहां पर पूछा गया प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आपके WC बनर्जी अध्यक्ष थे। क्लियर है? आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे कैमूर पठान निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? देखो दिया गया कैमूर पठान किसके लिए प्रसिद्ध है 11 नंबर में। तो दोस्तों याद रखिए, कैमूर पठान में क्या मिलता है? चूना पत्थर के लिए जाना जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका चूना पत्थर, ऑप्शन बी बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया बिहार में डालमिया नगर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? एक नगर पड़ता है दोस्तों बिहार में, डालमिया नगर, और ये जाना जाता है आपके ऑप्शन बी, आपके सीमेंट के लिए। किसके लिए? सीमेंट। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? नागार्जुन सागर परियोजना, जो कि हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सागर परियोजना यहां पर 13 नंबर में। तो ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? कृष्णा नदी, जो लगभग सभी का जवाब आ गया है। ऑप्शन आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, देखो जिस क्वेश्चन में हमको समय देना होगा उस क्वेश्चन में हम डिस्क्राइब तो करेंगे ही, समय उसमें जरूर देंगे कि जहां से क्वेश्चन बनता है उसमें से समय देना जरूरी है। लेकिन जहां पर समय देना नहीं है वहां पर फास्ट तरीके से यहां पर आंसर लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। देखो दिया गया भारत के औद्योगिक प्रदेशों में किसमें शिवकाशी केंद्र स्थित है? देखो शिवकाशी केंद्र, तो दोस्तों यहां पर आंसर सी हो जाएगा मदुरई, कोयंबटूर, बेंगलुरु प्रदेश। क्या बना है? भारत के मदुरई, कोयंबटूर, बेंगलुरु औद्योगिक प्रदेश में शिवकाशी केंद्र है। यह क्या, एक बहुत बड़ा औद्योगिक केंद्र है जो कि तमिलनाडु के विधुर नगर में आपकी स्थित है। तो इसको आप समझेगा आपका सी नंबर है। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहां पर पाया जाता है? चलिए, पिछली बार क्वेश्चन ये पूछा गया था, सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर है ये कहां पर पाया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका मकराना। क्या पड़ता है? मकराना। चाहिए बताइए मकराना किस राज्य में है? कमेंट करिएगा कि कौन सी स्टेट में पड़ता है मकराना, यहां पर जवाब दीजिएगा। तो आप कहेंगे सर मकराना राजस्थान में। आज से नहीं, बहुत पहले से ये प्रसिद्ध है मकराना का जो आपका क्या है? संगमरमर है। यहां पर आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस समिति ने नाबार्ड की स्थापना हेतु संस्तुति की थी? तो दोस्तों ये बताइएगा नाबार्ड की स्थापना जो हुई थी वो किसके द्वारा, किसकी सिफारिश पर? यहां पर देखिए ऑप्शन क्या बनेगा, डी नंबर है शिव रमन समिति। क्या लगाना है? शिव रमन समिति लगाना है। क्लास में ओनली क्या हो? पढ़ाई हो। क्लास में सिर्फ बातें न करें, क्लास में सिर्फ पढ़ाई करें और जो एक्स्ट्रा शब्द हम बताते हैं उनको कॉपी में नोट करिएगा, क्योंकि वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, तो उनको कॉपी में नोट करते हुए चलेंगे। यहां पर देखिए आपका जो 16 नंबर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो बच्चे को पता होना चाहिए कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो आप कहेंगे सर 12 जुलाई। कब हुई थी? आपके 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982 को की गई थी। ठीक है ना। इसका हिंदी में नाम क्या होता है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। क्लियर हुआ? आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है,
यहां पर दिया गया है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ की गई थी, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ की गई थी। यहां पर आंसर क्या बनेगा, देखिए 17 का ऑप्शन सी बनेगा, याद रखिएगा 1998 से 99 के बीच में। तो इसका जो ऑप्शन आ गया है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। ये क्या था कि किसानों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने, किसके लिए, किसानों को कम ऋण, कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर दिया गया है कि किसानों के लिए भूमि विकास बैंक द्वारा वित्त उपलब्ध कराया जाता है। तो दोस्तों ये बताइएगा, किसानों के लिए भूमि विकास बैंक द्वारा वित्त वर्ष जो मतलब वित्त उपलब्ध कराते हैं, है ना, ये दोस्तों कितने समय के लिए, तो आप कहेंगे सर दीर्घकालीन के लिए। याद रखिएगा कि भूमि किसान बैंक द्वारा किसानों के लिए दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ऑप्शन आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना। ये देखिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के लाभार्थी कौन होंगे, इनमें से जो लाभ मिलेगा वो किसे लाभ मिलेगा। दोस्तों 19 नंबर की अगर बात करते हैं तो असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं, कौन है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए ये 2019 में प्रारंभ की गई थी योजना। इसका जो ऑप्शन है आपका हो जाएगा बी नंबर है। ये कब शुरू की गई थी, 2019 में प्रारंभ की गई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। दोस्तों यहां पर एक योजना है और ये कौन सुमेलित नहीं है, तो चलिए देखिए 20 नंबर में पहला आपसे दिया गया है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014, ये तो आप लोग जानते हैं, बिल्कुल सही है। मध्याह्न भोजन 1995, ये भी आपका सही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी आपका सही है ना। यहां पर दिया स्मार्ट सिटी मिशन 2010, यही गलत दिया है। ये प्रारंभ किया गया था 2015 में, याद रखिएगा स्मार्ट सिटी मिशन 2015 में प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन आपका डी नंबर गलत दिया गया था। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है, यहां पर सुमेलित करना है। बलवंत राय मेहता समिति की अगर बात करते हैं तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, है ना, 1957 मतलब यहां पर कर देते हैं 1957। अशोक मेहता समिति 1977 थी, यहां पर ये भी हो गया। एल एम सिंधवी समिति 1986, इसका ये भी हो गया। और पी के जो आपके हैं तो आपका यहां पर 1988, मतलब जो आपका क्रम है वो आपका 1 2 3 4 आपका होगा। देखिए कोई ना कोई ऑप्शन जरूर मिल जाएगा, 1 2 3 4 ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो गया है। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए 22 नंबर में आप देख पाएंगे कि जो मौलिक अधिकार है, क्या मौलिक अधिकार आपके भाग 3 में होता है, जो कि बिल्कुल सही है। मौलिक कर्तव्य दिया गया है और मौलिक कर्तव्य दिया गया है 4 के खा में, यही गलत दिया गया है, क्योंकि मौलिक कर्तव्य खा में नहीं है, मौलिक कर्तव्य किस में है, आपके का में है। और ये किस में मिलता है, आर्टिकल नंबर 51 के तहत रखा गया है। तो इसका मतलब बी नंबर गलत दिया है। नीति निषेधत्व भाग के 4 में है। पंचायती राज व्यवस्था आपके देख सकते हैं यहां पर 9 में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यार आपसे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। दोस्तों एक पॉइंट आपको बता रहे हैं, पॉइंट क्या है कि जो आपका पॉलिटी होगी वो 5 नंबर की होगी, ठीक है, पॉलिटी आपकी 5 नंबर की आएगी, लेकिन 2 नंबर और आएंगे। 2 नंबर कौन से आपके आएंगे, आपके समान जागरूकता में दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा स्पेशल तरीके से आपको पढ़ना है। किसमें, समान जागरूकता, जो कि 10 नंबर आती है। तो 10 नंबर में 2 नंबर और मिलते हैं, जो आपका कह सकते हैं लोकसभा और विधानसभा, है ना, वहां से एक चैप्टर रख दिया गया समान अध्ययन में। तो फायदा क्या है कि 7 क्वेश्चन आपको पॉलिटी के मिलेंगे, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, हाँ, तो इसका आंसर क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध बनाने की या विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। चलिए दोस्तों 23 नंबर की अगर बात करें, यहां पर देखिए आपका जो आंसर है 23 नंबर में वो ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 249 इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। मतलब क्या हुआ है कि यदि राज्य अपने उपस्थित मत देने वाले सदस्यों के 2/3 मत प्रस्ताव करें तो राष्ट्र में एक आवश्यक हितकर बन जाता है। तो यहां पर आंसर आपका बनेगा कौन सा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन बताइएगा, यहां पर दिया गया है कि दलदली के आधार पर क्या दिया गया है, दल बदली, यहां पर होना चाहिए भाई, दलदली लिखा है, दल बदली ही लिखा है, सही है। देखो दिया गया है कि दल बदली के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता से संबंधी विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है। चलिए यहां पर जो आप देना है आपका 24 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो दोस्तों 24 का ऑप्शन बनेगा यहां पर नंबर 10वीं अनुसूची। दोस्तों याद रखिए 10वीं अनुसूची में दर बदल विरोधी कानून आपका है, तो ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। अच्छा अगर हम आपसे पूछे 8वीं में क्या है, तो भैया 8वीं में कहेंगे भाषाएं, क्या है, भाषाएं, इनको नोट कर लीजिए, एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर 9वीं में पूछ ले तो 9वीं में क्या होता है, भूमि सुधार होता है। क्या, भूमि सुधार, बच्चे गलती करके आ जाते हैं। यहां पर देखिए 11वीं में क्या है, तो 11वीं में क्या है, पंचायती राज व्यवस्था। क्या,
पंचायती राज व्यवस्था। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहां पर दिया विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है ना, लिखित व सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? चलिए कमेंट करिए 25 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए हाँ, तो देखिए कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा लिखित व सर्वाधिक व्यापक संविधान जो है वो आपका कहां का है? दोस्तों यहां पर आंसर में से राइट क्या हो जाएगा, कमेंट करें जल्दी से। चलिए देखिए यहां पर आपका सर्वाधिक व्यापक संविधान लगभग सभी का जवाब सही है। ऑप्शन डी यहां पर हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा? भारत। जिसको ऑप्शन आया है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा भारत हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है निम्न में से अदिश राशि बताइएगा। क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया था, देख सकते हैं यहां पर अदिश पूछा गया है, अर्थात जिसमें दिशा नहीं है। तो देखिए यहां पर दोस्तों अदिश में कौन है? ऑप्शन सी चाल। याद रखिए चाल जो है ये अदिश राशि है, तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहां पर कह रहा है कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो दोस्तों ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है कौन? तो यहां पर दोस्तों जो होता है माइक्रोस्कोप, ठीक है, यहां पर माइक्रोफोन जिसे कहते हैं, माइक्रोफोन ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम आपसे कहेंगे लाउड स्पीकर क्या करता है, तो भाई लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ठीक है, क्या करेंगे? आप कहेंगे कि लाउड स्पीकर में क्या देंगे? सबसे पहले करंट अर्थात विद्युत, और जब विद्युत देंगे तभी तो ध्वनि निकलेगी कि नहीं निकलेगी। तो लाउड स्पीकर होता है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगर हम आपसे पूछे जो सितार होता है ये क्या करता है, तो सितार जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। याद रखिएगा जो सितार पूछा भी गया है, याद रखिए सितार जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहां पर दिया गया है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चलिए न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? तो आप कहेंगे आंसर डी हो जाएगा चैडविक। क्या हो जाएगा? चैडविक। जिसका ऑप्शन है यहां पर डी नंबर राइट हो जाएगा, चैडविक हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछें कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। किसकी? तो आपके इलेक्ट्रॉन की खोज किया था जे थॉमसन ने किया था। अगर हम आपसे पूछे प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है ना? पॉजिट्रॉन और पॉजिट्रॉन की जो खोज किया था वो किया था एंडरसन। तो चारों पॉइंट आपके क्लियर हो गए। क्लियर हुआ? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहां पर दिया गया है जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। चलिए यहां पर बताना है जीन शब्द, और जीन शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग हुआ था वो ऑप्शन बी हो जाएगा जोहानसन। किसने किया था? तो आपके जोहानसन ने किया था। इसको ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। और यहां पर एक शब्द होता है क्या? यहां पर होता है वाटसन ने क्या किया था? तो दोस्तों जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम जो आपका किया था प्रयोग वो आपके डब्ल्यू वाटसन ने किया था, जेनेटिक्स। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर दिया गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? चलिए कमेंट करें, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि इनमें से कौन सी है? यहां पर देखिए ऑप्शन क्या बनेगा, तो ऑप्शन देखिए आने शुरू हो गए हैं और ऑप्शन बनेगा बी नंबर। मतलब यहां पर 30 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, यकृत, जिसे आप लोग बोलते हैं जिगरा, है ना। तो दोस्तों याद रखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। इसका वजन पूछ लेता है तो वजन होता है 1.5 से लगभग 2 kg तक आपका हो जाता है। अगर आपसे पूछे यकृत करता क्या है, तो दोस्तों यकृत से क्या होता है? पित्त रस निकलता है। क्या? पित्त रस का जो श्रावण होता है या पित्त रस स्राव होता है वो यकृत से निकलता है, और जो पित्त रस इकट्ठा होता है वो पित्ताशय में जाकर इकट्ठा होता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दोस्तों दिया है बहुत निकट आना के लिए मुहावरा क्या है? बहुत निकट आना, इस मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए बताइएगा, बहुत निकट आना मतलब क्या बनेगा? चलिए हिंदी के तो आप लोग राजा बाबू हैं, है ना, हिंदी की तो आप लोग राजा बाबू हैं। तो दोस्तों देखो दिया गया है बहुत निकट आना, ऑप्शन बनेगा डी, यहां पर सर पर आना, ऑप्शन डी सर पर इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर है? जी हाँ, ये पेट की क्लास है भाई, पेट की क्लास है, पेट में ही सब कुछ पढ़ा जाता है, पेट में तो सब कुछ पढ़ रहा है। गौरव का विलोम शब्द में से क्या है? तो गौरव को विलोम होता है लाघव, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर लाघव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है बलराम का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? देखिए बलराम का क्वेश्चन पूछा गया था, बलराम का पर्यायवाची क्या होता है? तो बलराम का पर्यायवाची क्या होता है? बलभद्र होता है, बलभद्र। और भी होते हैं, जैसे यहाँ पर बलवीर हो गया, है ना, यहाँ पर हलायुध हो गया,
और आपका रेवती रमण भी हो गया, हलधर भी हो गया, ये बलराम के पर्यायवाची होते हैं। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है निधन चेष्ट की संधि क्या होगी? निधन चेष्ट, देखिए हमने बताया था, एक ट्रिक बताया था, है ना, पहचान बताया था कि विसर्ग जब होता है कहीं ना कहीं वो सा का आया होगा अगर ऑप्शन में है तो, और बिल्कुल ऑप्शन में दिया गया है कौन सा ऑप्शन, यहां पर बी वाला निश्चित इसका हो जाएगा, जो कि विसर्ग संधि है। और आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट आपका दिया गया है क्या, कह रहा आपसे सही वर्तनी आपको बताना है, यहां सही वर्तनी कौन सी है? तो देखें, परिणति होता है या परिणति होता है? तो दोस्तों जैसे किसी की शादी होती है तो शादी समय क्या होता है, यहां पर परिणय या परिणति ये होता है। ये जो ऑप्शन है वो आप सी नंबर है, ये आपने पंपलेट में देखा होगा, परिणति, इसका आंसर सी हो जाएगा, राइट। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है स्वर्ण पैगुंडा का देश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर यहां पर 46 बताना है कि स्वर्ण पैगुंडा का देश कहा जाता है। करंट अफेयर की क्वेश्चन बाद में पढ़ाएंगे, इसी में बाद में मिलेंगे। स्वर्ण पैगुंडा का देश किसे कहते हैं? दोस्तों याद रखिए, स्वर्ण पैगुंडा का देश कहते हैं आपके म्यांमार को। दोस्तों याद रखिएगा, ये जो आपके क्वेश्चन है वो आपके सामान्य जागरूकता से हैं, सामान्य जागरूकता से, सामान्य ज्ञान से हैं, जो कि 10 नंबर आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। आपकी 11:45 में क्लास आपकी चलती है, ये 10 नंबर के, याद रखिएगा। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पहली बार जुड़े हैं तो जय हिंद जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों याद रखिए, स्वर्ण पैगुंडा या स्वर्णिम पैगुंडा का देश यहां पर कहते हैं आपके सी नंबर म्यांमार को कहा जाता है। किसे कहते हैं? म्यांमार को कहा जाता है। दोस्तों म्यांमार जो कि भारत के पूरब में स्थित है, और अगर आपसे पूछें कि जो म्यांमार है इसकी सीमा किसके किसके साथ लगती है, कितने देशों के साथ, याद रखिए म्यांमार की सीमा बांग्लादेश के साथ, भारत के साथ, चीन के साथ, लाओस के साथ और थाईलैंड से इसकी सीमा मिलती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी बताइएगा। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी इनमें से कौन सी है? चलिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ऑप्शन बनेगा बी नंबर है आबू धाबी, जो कि सभी को यहां पर आंसर बिल्कुल सही है, यहां पर आबू धाबी इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगर हम आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लें, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं, जॉर्डन की राजधानी क्या है? तो दोस्तों याद रखिए, ये जो जॉर्डन की राजधानी क्योंकि बहुत बार पूछा गया है, और ऐसे जब हम डेली पढ़ाएंगे और जितने भी ऑप्शन होंगे राजधानी से वो अगर हम आपको बता देंगे तो डेली डेली में आपको रट जाएंगे। ऐसे राजधानियां नहीं रटेंगी, लेकिन अगर ऑप्शन के अनुसार हम बताते चलेंगे तो डेली डेली यहां पर आपका तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिए, जॉर्डन की राजधानी क्या है? तो आप कहेंगे अम्मान है, अम्मान। अगर हम आपसे पूछे कि ये जो मस्कट है, मस्कट, ये मस्कट किसकी राजधानी है? तो दोस्तों मस्कट किसकी है? मस्कट किसकी है? ओमान की है। याद रखिए, ओमान की राजधानी क्या है? ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट है। दोस्तों याद रखिए, मस्कट है। तो ये तीनों क्वेश्चन, तीनों राजधानी पूछी जाती हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य इनमें से कौन सा है? तो ये बताइए क्षेत्रफल के हिसाब में। तो भाई आप कहेंगे सर क्षेत्रफल के हिसाब में तो देखा जाए यहां पर जो ऑप्शन सी है, यहां पर राजस्थान, यही आंसर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है ना? तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। पिछली बार भी आपका मस्कट वाला क्वेश्चन आया भी था। हमने बताया जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। अगर आप शिद्दत से, मेहनत से अगर आप चैनल से जुड़ते हैं, बेहतर तरीके से आपको मॉडल पेपर सोल्व करने को मिलेगा। जो हम आपको फ्री में दे रहे हैं वो आपको पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना? दिन में 3-3 मॉडल पेपर सोल्व होते हैं, और अदर आपके सब्जेक्ट वाइज सिलेबस के अनुसार भी होता है। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्या कह रहा आपसे, यहां पर कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या, देखिए राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 49 नंबर में क्या बनेगा? तो दोस्तों यहां पर आंसर दीजिए, कमेंट करिए जल्दी से। यहां पर आंसर आपका डी हो जाएगा 250। क्या हो जाएगा? 250 इसका जो आंसर है यहां पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों क्लियर है? क्लियर है? वर्तमान में कितने है? तो आप कहेंगे 245 है। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे दिया गया है, कह रहा है राष्ट्रीय युवा दिवस, जो कि स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस होता है, ये कब मनाते हैं? दोस्तों यहां पर जवाब देना है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस दोस्तों याद रखिए 10 जनवरी, क्या 10 जनवरी, जो कि ऑप्शन है यहां पर आपका ए नंबर है, 10 जनवरी हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि ये 9 जनवरी क्या है? 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो आप कहेंगे सर 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे 12 जनवरी को क्या मनाते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? तब आप कहेंगे सर 12 जनवरी को भी कुछ ना कुछ जरूर होता है, युवा दिवस होता है। अगर आपसे पूछे 5 जनवरी को क्या होता है, तो आप कहेंगे थल, क्या होता है? थल सेना दिवस होता है। थल सेना दिवस है आपके 5 जनवरी को होता है। ये पांचों पॉइंट आप याद रख लीजिएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है क्या 12 जनवरी को क्या होता है भैया? 12 जनवरी को क्या मनाते हैं? गलत कर दिया क्या कुछ? 12 जनवरी को क्या मनाते हैं? कमेंट करें जल्दी से, क्या कुछ गलत हो गया क्या? 12 जनवरी को क्या मनाते हैं बताइए?
सॉरी, माफ करिए, गलती हमें से हो गई है। अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक, सॉरी 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 सॉरी। देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय युवा दिवस जो हम बोल रहे हैं वही है, स्वामी विवेकानंद है। यहाँ पर 12 जनवरी होगा। देखिए ऑप्शन सी लगा लीजिए भाई, ये गलती हो रही थी। यहाँ पर सी नंबर ही होगा। याद रखिएगा कि राष्ट्रीय युवा दिवस अर्थात स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस है, ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 12 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, 10 जनवरी को जो मनाया जाता है, 10 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस, याद रखें, विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस जो मनाते हैं वो मनाते हैं 10 जनवरी को, है ना। और 9 जनवरी को प्रवासी दिवस और 5 जनवरी को मनाते हैं भारतीय थल सेना दिवस। क्लियर हुआ भाई? क्लियर हुआ? गलती हो रही थी। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। ये मानवीय गलतियां सबसे हो जाती हैं। ठीक है, यहां पर अगला क्वेश्चन दिया है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। यहां पर जवाब देना है, आंसर क्या हो जाएगा? चलिए यहां पर जवाब देना है। यहां पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। यहां पर देखिए आपका जो 51 नंबर है, ऑप्शन क्या बनेगा? जल्दी से कमेंट करें। यहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो आपके कहां पर है? चलिए यहां पर देखिए ऑप्शन आ गया है बी नंबर, ये आपके न्यूयॉर्क। क्या हो जाएगा? यहां पर जो आंसर है वो आपका वाशिंगटन या न्यूयॉर्क, क्या बनेगा? संयुक्त राष्ट्र संघ पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएसए। यूएसए अर्थात जो ऑप्शन है यहां पर बी नंबर है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। कहां पर है? न्यूयॉर्क शहर में है। स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। यहां पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर दिया है, स्वदेशी तकनीकी से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह इनमें से कौन था? स्वदेशी तकनीकी से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह, जो कि ऑप्शन में से क्या बनेगा? तो ऑप्शन ये हो जाएगा, ये है आपका आर्यभट्ट। पेड एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर उठाइएगा और देखिएगा क्वेश्चन मिला था, है ना। याद रखिएगा कि ये प्रक्षेपित कब किया गया था? 19 अप्रैल और आपके 1975, दोनों चीज याद रखिएगा। 19 अप्रैल 1975 को ये आपका प्रक्षेपित किया गया था। ऑप्शन आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। दिया गया है, विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प मेला सूरज कुंड का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों ये सूरज कुंड है और इसका आयोजन होता है फरीदाबाद में। कहां पर होता है? फरीदाबाद में। अब आप कहेंगे सर फरीदाबाद कहां पर है? तो ऑप्शन डी है फरीदाबाद। ये पड़ता कहां पर है फरीदाबाद? फरीदाबाद दोस्तों हरियाणा में है, याद रखिए, हरियाणा में है, हरियाणा में है, याद रखिएगा। सूरज कुंड हरियाणा, फरीदाबाद, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर हुआ इतना पॉइंट? अच्छा, और ये फरवरी माह में होता है। कब होता है? फरवरी माह में आपका आयोजन किया जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर दिया गया है क्या? कह रहा है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है? चलिए यहां पर जवाब देना है। यहां पर दिया है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष, यहां पर आंसर बनेगा आपका बी नंबर है, ये आपके तिरुवनंतपुरम में है। कहां पर है? तो आपके तिरुवनंतपुरम, यहां पर आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला इनमें से कौन सी है? ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला पूछा गया है दोस्तों। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इनका नाम क्या है? इनका नाम है यहां पर भानु अथैया। क्या? भानु अथैया, यहां पर आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। और यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है जो कि आपके दोस्तों करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आपके हैं। हमने बताया मार्केट में अभी कोई भी मॉडल पेपर अपडेट नहीं आया है, लेकिन हम जो आपको करंट अफेयर देंगे या मॉडल पेपर देंगे अपनी तरह से ऐड करके वो अपडेट आपके होंगे। तो आप हमारे डेली क्लास देखते हैं तो आप देखते होंगे करंट अफेयर हम अलग से आपको देते हैं सिलेक्टेड वाले। क्वेश्चन दिया गया है, वित्त वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक जीआई टैग वाला राज्य इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों यहां पर देखिए ऑप्शन के अनुसार लगाना है, क्योंकि भैया यहां पर देख पाएंगे कि 2022-23 में सर्वाधिक जीआई टैग वाला राज्य, अब यहां पर ऑप्शन तो आपको भैया दिख नहीं रहा है। यहां पर ऑप्शन देखिए आपको मिल गया है केरल, और 12 अप्रैल 2023 को, कब? 12 अप्रैल 2023 को अपडेट हो चुका है। केरल जो आपका है वो सर्वाधिक जीआई टैग वाला आपका बन चुका है, याद रखिएगा। क्लियर है ना? क्लियर है इतना पॉइंट? चलिए, सबसे ज्यादा जीआई टैग तमिलनाडु पर है, लेकिन ऑप्शन में तो देखिए ऑप्शन में क्या है, तो आपका ही नहीं है, तो ऑप्शन आपका नंबर हो जाएगा केरल। सिंपल सी बात है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन सी है? ये क्वेश्चन हमने करा दिया है। यहां पर देखिए ऑप्शन क्या बनेगा, तो यहां पर ऑप्शन बनेगा सी नंबर है, इनका नाम है किम कॉटन। क्या नाम है? किम कॉटन, इनका आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या कह रहा है कि गांधी सियासत और संप्रदाय पुस्तक के लेखक कौन है? यहां पर आंसर आपका बनेगा बी नंबर है, याद रखिए पीयूष बावेल। कौन है? पीयूष बावेल, आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यूरोपीय फुटबॉल संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? चलिए बताइएगा, क्या आपसे यूरोपीय फुटबॉल संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? चलिए भाई
104 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर है, याद रखिए अलेक्जेंडर सेफरिन। क्या? अलेक्जेंडर सेफरिन, ऑप्शन ए नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि एडीबी ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर वर्ष 2023-24 के लिए कितनी अनुमानित किया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, जो आर्थिक वृद्धि दर है 2023-24 के लिए वो भी आपके एडीबी के अनुसार, तो एडीबी के अनुसार है 6.4, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि एप्पल ने किस भारतीय शहर में अपना पहला रिटेल स्टोर खोलने की घोषणा किया है? दोस्तों यहाँ पर आंसर जो आपका है राइट क्या हो जाएगा? राइट आंसर 106 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन ए हो जाएगा मुंबई में। कहां पर? मुंबई, ऑप्शन ए बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि फीफा की नवीनतम रैंकिंग में भारत की फुटबॉल टीम को कौन से पायदान पर रखा गया है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर आपका बनेगा बी, 101 इसका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है कवच, इसका आयोजन हुआ है अंडमान निकोबार, ऑप्शन ए नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की विश्व की सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की सूची में दिल्ली एयरपोर्ट को किस स्थान पर रखा गया है? तो दोस्तों दिल्ली एयरपोर्ट को रखा गया है ऑप्शन डी, यहाँ पर 9वें स्थान पर, ऑप्शन डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रोजेक्ट हाथी के 30 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में गज उत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है? तो दोस्तों ये गज उत्सव का आयोजन जो किया गया है वो आपके असम में किया गया है, ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा, आपके असम में किया गया है। क्लियर है? यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, देखिए गद्यांश दिया गया है, और गद्यांश है क्या? गद्यांश है आपके खेल के बारे में, कि खेल की कक्षा शुरू हुई तो एक दुबली पतली लड़की बहुत अच्छा गद्यांश से समझिएगा कि खेल की कक्षा शुरू हुई तो एक दुबली पतली लड़की शिक्षक से ओलंपिक रिकॉर्ड्स के बारे में सवाल पूछने लगी। इस पर कक्षा में सभी छात्र हंस पड़े। 4 साल की उम्र में ही उसे पोलियो हो गया था। शिक्षक ने भी व्यंग किया, तुम खेलों के बारे में जानकर क्या करोगी? तुम तो ठीक से खड़ी भी नहीं हो सकती हो, फिर ओलंपिक से तुम्हारा क्या मतलब? तुम्हें कौन सा खेल में भाग लेना है जो यह सब जानना चाहती हो? उदास होकर लड़की चुपचाप बैठ गई। सारी क्लास उस पर देर तक हंसती रहे। घर जाकर उसने मां से पूछा, क्या मैं दुनिया के सबसे तेज धावक बन सकती हूँ? तो उसकी मां ने प्रेरित किया और कहा, तुम भी कर सकती हो, इस संसार में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अगले दिन जब खेल पीरियड में उसे बाकी बच्चों से अलग बिठाया गया तो उसने कुछ सोचकर बैसाखियां संभाली और दृढ़ निश्चय करके साथ बोली, सर याद रखिएगा, अगर लगन सच्ची और इरादे बुलंद हों तो सब कुछ संभव है। देखिए कितना अच्छा पॉइंट दिया है। एक लड़की जो अपंग है वो कह रही है कि याद रखिए सर, अगर लगन सच्ची हो, इरादे बुलंद हो तो सब कुछ संभव है। सभी ने इसे मजाक में लिया और उसकी बात को ठहाका लगा के हंस दिया। अब वह लड़की तेज चलने के अभ्यास में जुट गई। वह कोच की सलाह पर अमल करने लगी, अच्छी और पौष्टिक खुराक लेने लगी। कुछ दिनों में उसने अच्छी तरह चलना फिर दौड़ना सीख लिया। उसके बाद वह छोटी मोटी दौड़ में हिस्सा लेने लगी। अब कई लोग उसकी मदद के लिए आगे आने लगे। वे उसका उत्साह बढ़ाने लगे, उसके हौसले बुलंद होने लगे। उसने 1960 के ओलंपिक में 100 मीटर 200 मीटर रिले में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर अपने को आश्चर्यचकित कर दिया और ओलंपिक इतिहास में रचने वाली बालिका थी अमेरिका की प्रसिद्ध धाविका विल्मा रुडोल्फ। कौन थी? ये विल्मा रुडोल्फ है, जो कि अपंग थी लेकिन अपने दृढ़ निश्चय से ओलंपिक में देखिए कितने अच्छे पायदान पर आई। तो देखिए क्वेश्चन आपका आ गया है कि लड़की के सवाल पूछने पर छात्र हंस क्यों पड़े थे? चलिए जवाब दीजिए। 71 नंबर कह रहा है कि लड़की के सवाल पूछने पर छात्र हंस क्यों पड़ी थी? आप कहेंगे सर लड़की क्या थी? यहां पर अपंग थी, वो खेल नहीं सकती थी। यहां पर आंसर डी हो जाएगा, खेल नहीं सकती थी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि आपके विचार से लड़की को सफलता की सबसे बड़ी जो प्रेरणा है वो किसने दी थी? तो दोस्तों सबसे बड़ी प्रेरणा जो दिया था उसकी मां ने दिया था। ऑप्शन आपका ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। और अगला है शिक्षक के उत्तर से, क्या शिक्षक के उत्तर से उसके बारे में धारणा बनती है कि वह क्या है? वह कठोर था। दोस्तों जो शिक्षक था वो कठोर था। यहां पर आंसर आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है लड़की के अनुसार सब कुछ संभव है यदि सच्ची लगन और ऊंचा इरादा हो। याद रखिए, यदि सच्ची लगन और ऊंचा इरादा हो। और कुछ लोग कहेंगे कि बुलंद हौसला हो और ईश्वर की कृपा हो। ईश्वर की कृपा तब होती है जब आप कर्म करोगे। याद रखिएगा, जब आप कर्म करोगे तभी ईश्वर की कृपा होगी। ऐसे पूजा थाली ले जाने से भगवान आपको कुछ दे नहीं देंगे। पहले कर्म करिए तब आपको फल मिलेगा। तो याद रखिए ऑप्शन डी लगाना है। अगला दिया गया है, कह रहा है गद्यांश में निहित मुख्य संदेश क्या देता है? गद्यांश से आपको क्या सीखने को मिला? गद्यांश से आपको जो सीखने को मिला है वो मिला है सफलता के लिए लगन और परिश्रम आवश्यक है। दोस्तों यहां पर आंसर आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। और अगला देखो गद्यांश दिया गया है कविता के मर्मज्ञ और रसिक स्वयं
कवि से अधिक महान होते हैं। क्या दिया है? कविता के मर्मज्ञ और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। संगीत के पागल मतलब सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसोद्वान करते हैं। यहाँ पूज्य नहीं पुजारी ही श्रेष्ठ हैं। यहाँ सम्मान पाने वाले नहीं सम्मान देने वाले हैं। यहाँ स्वयं पुष्प से में कुछ नहीं, पुष्प का सौंदर्य उसे देखने वाले की पुष्टि में है। दुनिया में कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है हमारी चाह है, हमारी दृष्टि में है। यह अद्भुत भारतीय व्याख्यान अजीब सी लग रही है, पर हमारे पूर्वज है ना, पर हमारे पूर्वज सदा इसी पथ पर आपके रहे हैं। उत्तम गुरु में जाति भावना भी नहीं रहती है। कितने ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू चेले रहे हैं और हिंदू संगीतकारों के मुसलमान शिष्य रहे हैं। यहाँ परख गुण की, साधना की और प्रतिभा की होती है। मतलब गद्यांश पढ़ने से पता चल गया होगा किसके बारे में दिया गया है। तो आपका क्वेश्चन दिया गया है कि जो सम्मान और प्रतिष्ठा मुझे मिल रही है उन सबका श्रेष्ठ मेरे उन्हीं गुरु को जाता है। ये कथन का भाव इनमें से क्या है? तो दोस्तों यहां पर हो जाएगा गुरु के प्रति क्या है? श्रद्धा। गुरु के पास क्या है? श्रद्धा है। तो यहां पर आंसर डी हो जाएगा। जिनको गुरु के पास क्या होता है? विश्वास होता है, वही क्या होते हैं? सच्ची लगन से आगे बढ़ पाते हैं। यहां पर दिया गया है कविता का मर्मज्ञ और रसिक कौन हो सकता है? तो कविता का मर्मज्ञ और रसिक जो कविता के मर्म को समझकर उसके रस में डूब जाता है। यहां पर आंसर ये हो जाएगा। जैसे गद्यांश को हम पढ़ा रहे हैं और आप गद्यांश में विलीन हो जाइए, इसको ऐसे पढ़िए जैसे कहानी है। लेकिन कुछ लोग क्लास छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि उनको मजा नहीं आता है। उनको मजा आना चाहिए। जीवन में कुछ लोग मजे के लिए पढ़ते हैं, मजे के लिए नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना है अपनी सफलता को पाने के लिए। पुष्प का सौंदर्य किसमें है? तो दोस्तों पुष्प का सौंदर्य किसमें है? तो भैया देखिए पुष्प का जो सौंदर्य होता है देखने वाले की दृष्टि में है। अच्छा गुरु अपने शिष्य में क्या देखता है? अच्छा गुरु अपने शिष्य में क्या देखता है? तो अच्छा गुरु अपने शिष्य में भक्ति तथा श्रद्धा देखता है। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? भक्ति और श्रद्धा। यहां पर आंसर सी राइट हो जाएगा। और अगला दिया गया है पथ का समानार्थी शब्द इनमें से कौन सा है? तो देखो पथ का समानार्थी क्या है? तो आप कहेंगे सर पथ का समानार्थी यहां पर होता है क्या? आपका आंसर बनेगा यहां पर नंबर मार्ग होता है। क्या होता है? मार्ग। धन्यवाद सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और पहली बार जुड़े हैं तो जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा ताकि हमारा और आपका परिचय हो सके, हमें पता चल पाए कि नहीं आप हमारे चैनल से जुड़े हैं, अभी से जुड़े हैं। ठीक है, हम समझ जाएंगे कि आप हमारे ग्रुप से, हमारे परिवार का हिस्सा बन चुके हैं।